नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के यहां विजिलेंस ने छापा मारा है। सहसपुर में हरक सिंह के बेटे के कॉलेज और पेट्रोल पंप पर विजिलेंस का छापा पड़ा है। बताया जा रहा है कि कॉर्बेट पार्क में पेड़ों की अवैध कटान, वित्तीय अनियमितता के मामले में विजिलेंस कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में छापेमारी की गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हरक सिंह रावत पर शिकंजा कसता जा रहा है और इसी कड़ी में सहसपुर में हरक सिंह के बेटे के कॉलेज और पेट्रोल पंप पर विजिलेंस की छापेमारी की खबर सामने आई है। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए अमित, ये 2018-19 का मामला है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जो पाखरो रेंज है, यहाँ पर एक टाइगर सफारी बनाने के नाम पर तब तत्कालीन वन मंत्री थे हरक सिंह रावत। इस कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में करीब 150 पेड़ थे जिनको काटा जाना था टाइगर सफारी के लिए। उसकी जगह करीब 600 से 700 पेड़ काट दिए गए थे। इसके बाद जब ये मामला उछला, इसमें जांच बैठी, विजिलेंस की खुली जांच हुई और विजिलेंस ने अपनी खुली जांच में पाया था कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। इसके बाद शासन ने इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए तत्कालीन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, डीएफओ और रेंजर को सस्पेंड कर दिया था। जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो डायरेक्टर थे उनको अटैच कर दिया था और लगातार इस पर जांच जारी थी। विजिलेंस ने इसमें रिपोर्ट दर्ज की और हल्द्वानी सेक्टर जो विजिलेंस का है वो इसकी जांच कर रहा था। जांच में ये बात सामने आई कि तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत की भी कहीं न कहीं इस पूरे मामले में मिली भगत है। विजिलेंस को जो इनपुट मिले हैं कि जो कॉर्बेट में जो तमाम अनियमितताएं हुई, चाहे वो निर्माण कार्यों के नाम पे हो, चाहे वो पेड़ कटान के नाम पर हो, एक रिजर्व एरिया के अंदर, उसमें कहीं न कहीं हरक सिंह रावत की मिली भगत रही। इसमें तमाम वित्तीय अनियमितताएं भी हुई। विजिलेंस के पास पुख्ता इस बात के इनपुट हैं कि जो इससे जो सरकारी संपत्तियां हैं, जो सरकारी संपत्ति अर्जित की गई, उसका कहीं न कहीं हरक सिंह रावत के जो चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या फिर जो बिधौली में हॉस्टल है, वो उसका यहाँ पर यूज किया गया है। इसी को लेते हुए हाईकोर्ट से वारंट लेने के बाद जो विजिलेंस की टीमें हैं वो अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही है। अभी भी जो सहसपुर में हरक सिंह रावत के बेटे का जो मेडिकल कॉलेज वहां पर है, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके अलावा बिधौली में एक हॉस्टल है, वहां पर भी विजिलेंस की टीमें छापेमारी कर रही है। जी ठीक है सुनील, अभी तक हरक सिंह रावत की तरफ से, उनके बेटे की तरफ से कोई रिएक्शन? लगातार हरक सिंह रावत को फोन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका अभी तक कोई रिएक्शन नहीं मिल पाया है। लेकिन इस सारी बात से एक चीज साबित हो जाती है कि कहीं न कहीं हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तब हरक सिंह रावत बीजेपी में थे, वो कैबिनेट मंत्री थे, फॉरेस्ट के मिनिस्टर थे। आज वो कांग्रेस में है और अभी आप देखेंगे कि बागेश्वर में जो उपचुनाव चल रहा है वहां पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। वही हरक सिंह रावत जो कल तक बीजेपी के पाले में रहकर बीजेपी के पक्ष में भाषण दिया करते थे, आज कांग्रेस के पाले में खड़े हैं। तो इसके बाद अब जो विजिलेंस की कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं हरक सिंह रावत की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। हरक सिंह रावत इस पूरे मामले में लपेटे में आ सकते हैं। जी प्रथम दृष्टया क्या ऐसी कुछ बातें सामने आई हैं जिससे ये साबित होता रहो या फिर इस बात के संकेत मिल रहे हो सुनील की हरक सिंह रावत के वन मंत्री रहते हुए जो गड़बड़ियां की गई उसको लेकर कुछ साक्ष्य भी सामने आए हैं? देखिए, इस पर लगातार इस पूरे एक्शन पर, जिस तरह से मैंने कहा कि 2018-19 का ये मामला है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जैसे संवेदनशील एरिया में जहां पर एक आदमी भी बिना परमिशन के नहीं घुस सकता, उस एरिया के अंदर करीब सैकड़ों की संख्या में पेड़ काट देना, तो ये कहीं ना कहीं ये इस बात का सबूत है कि जो अधिकारी जिन्होंने ये काम किए उनको ऊपर से संरक्षण था और ऊपर यानी कि वन मंत्री, जो तत्कालीन वन मंत्री थे हरक सिंह रावत, ये बात अलग अलग लेवल पर साबित होती रही है कि इसमें मंत्री की पूरी मिलीभगत रही है। उनका संरक्षण अधिकारियों को रहा है और उन्हीं के संरक्षण के चलते वहां पर पेड़ों का अवैध कटान हुआ। वहां पर इलीगल रूप से गेस्ट हाउसेज वहां पर बनाए गए जो बाद में जांच के बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन। जी, आप इस बड़ी खबर पर नजर बना रखिएगा, हम आपके पास आगे भी अपडेट के लिए आएंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर देहरादून से है। नैनीताल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने आरोपी नितिन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश से उसकी गिरफ्तारी हुई है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के नाम से उसने धमकी दी थी। नैनीताल में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी का नाम नितिन है, दिल्ली का रहने वाला है, खुद का नाम खालिद बताता था। आरोपी के खिलाफ अन्य राज्यों में भी मुकदमे दर्ज हैं। हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्थवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो नितिन अग्रवाल है, इसने 2 बार नैनीताल को बम से उड़ाने की धमकी दी। एक 2022 में अक्टूबर के महीने और एक जुलाई में 2023 को। 2023 में मुकदमा दर्ज हुआ नैनीताल में, जिस पर एसटीएफ ने कार्रवाई की और एसटीएफ ने
आरोपी नितिन अग्रवाल को आंध्र प्रदेश से अभी 2 दिन पहले ही अरेस्ट किया था, जिसको आज नैनीताल की कोर्ट में पेश किया जा रहा है। वहीं अभी जानकारी ये भी आ रही है कि जो आरोपी है इसने अपना धर्म परिवर्तन करने की बात भी ये कर रहा है, अपना और हिजबुल मुजाहिदीन संगठन से जुड़ने की बात भी ये अभी तक कर रहा है। अभी एसटीएफ की लगातार पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद ही कुछ और तथ्य सामने आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उपचुनाव को लेकर बागेश्वर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत पिछले 2 दिनों से गरुड़ क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी बागेश्वर पहुंचे। सतपाल महाराज ने यहां बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के लिए वोट की अपील की और बागेश्वर में विकास का वादा भी किया। तो राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं बागेश्वर उपचुनाव के मद्देनजर। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत एक के बाद एक जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर बसंत कुमार के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मंत्री सतपाल महाराज भी बागेश्वर पहुंचे और पार्वती दास के लिए उन्होंने वोट की अपील की और ये दावा भी किया कि जिस तरीके से हमारी सरकार ने राज्य में विकास की तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा है, बागेश्वर में भी उसका असर दिखाई पड़ रहा है और हमें हर हाल में जीत मिलेगी। बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है, इसीलिए बीजेपी ने कई स्टार प्रचारकों के साथ पूरी ताकत झोंक दी है। तो कांग्रेस भी लंबे समय बाद उपचुनाव में पुरजोर कोशिश और जोर आजमाइश कर रही है। बागेश्वर का उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। जिस पार्टी को जनादेश मिलता है उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी ने तो लोकसभा के साथ निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों का दावा किया है। लोकसभा में 5 सीटों पर जीतकर हैट्रिक करने की बात कही है। और ये 2000 जो अपना लोकसभा का चुनाव आ रहा है, यहाँ से जो 5 सीटें हैं उसकी भी हम निरंतर समीक्षा कर रहे हैं और यहाँ हम 5 की 5 सीटें जीतेंगे। इतना जनता का आशीर्वाद और प्यार हमारे भारतीय जनता पार्टी की। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत को उत्तराखंड में चमत्कार होने की उम्मीद है। पिछले 9 सालों से भाजपा के कार्यकाल से जनता के परेशान होने का दावा किया, लेकिन खुद कहां से चुनाव लड़ेंगे इसके बारे में कुछ भी बोलने से हरीश रावत बच रहे हैं। जहां पार्टी कहेगी पार्टी तय करेगी, लड़ना है नहीं लड़ना है, कहां लड़ना है, क्या करना है, क्या भूमिका रहनी है। ये अब मैं और कुंजवाल जी इस स्थिति में नहीं है कि हम तय करें, ये पार्टी तय करेगी। बागेश्वर उपचुनाव का परिणाम 8 सितंबर को आएगा, लेकिन बागेश्वर के बहाने लोकसभा में दोनों पार्टियां दम भरने लगी हैं। अब देखना होगा कि भाजपा और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को बदलेंगे या फिर पुराने चेहरों पर ही दांव खेलेंगे। इतना जरूर है कि बागेश्वर के उपचुनाव में दोनों ही पार्टियों की लोकसभा से पहले अंतिम परीक्षा है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां पर धामी सरकार ने रक्षाबंधन पर उत्तराखंड की बहनों को सौगात दी है। राखी के अवसर पर बहनें 2 दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर पा रही हैं। आज दोपहर 12 बजे से कल रात 12 बजे तक नियम लागू रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट कर लिखा है कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर दिनांक 30 अगस्त दोपहर 12 बजे से 31 अगस्त रात्रि 12 बजे तक उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में माताओं बहनों की यात्रा निःशुल्क किए जाने का निर्णय लिया गया है और हमारी बहनें उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों से होकर जाने वाली उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ उठा सकती हैं। ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी उन्होंने तमाम बहनों को दी। फ्री सेवा में जा रहे हैं, लेडीज के लिए फ्री कर रखा, अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। हर बार होता है लेकिन इस बार तो 2 दिन हो गया। हाँ जी मैम, 2 दिन का चला गया ना, रक्षाबंधन 2 दिन कर दिया। त्योहार नजदीक आते ही मिलावटखोरी भी चरम पर पहुंच जाती है। अब हालात ये हो गए हैं कि मिलावटखोरी रोकने के दावे तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में सैंपल जांचने के लिए सिर्फ एक लैब है, जिससे आगे हालात और खतरनाक हो सकते हैं। एक बार फिर त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी के मामले बढ़ने लगे हैं। मिठाई हो, खोया, पनीर या फिर कोई और जरूरी आइटम, हर जगह मिलावट का खौफ सता रहा है।
मिलावटखोरी पर रोक के कई दावे भी किए जाते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि राज्य की एकमात्र टेस्टिंग लैब में सैकड़ों सैंपल जमा हो गए और कई रिपोर्ट्स का भी इंतजार हो रहा है। ऐसे में न सिर्फ मिलावटखोरी को रोकना बल्कि सैंपलिंग और टेस्टिंग भी बड़ी समस्या बनी हुई है। समय समय पे चेकिंग करनी चाहिए, मिलावटखोरी में अंकुश लगाना चाहिए और सैंपल लेते रहने चाहिए। शासन सैंपल लेगा तभी पता लगेगा मिलावटखोरी है, वरना ग्राहकों को थोड़ी पता लगेगा मिलावटखोरी है क्या नहीं है। एक लिमिटेड प्रोडक्शन से काम करते हैं, हमेशा जो है हम कभी भी जो है वो कमर्शियल उसमें जो है इंडस्ट्रियल तरीके के हमारे प्रोडक्ट नहीं है, हमारे अपने होम मेड टेस्ट आता है हमारे हर प्रोडक्ट में। फूड टेस्टिंग वैन्स भी हम लोग खरीद रहे हैं, 2 वैन्स आ चुके हैं और 10 और वैन खरीदने की तैयारी चल रही है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि जहाँ पे भी हमारी टीम छापामारी का अभियान करती है वहीं तुरंत जाके जो भी आइटम्स हैं जहाँ पे हमें शक हो कि फूड आइटम अडल्ट्रेटेड है तो वहीं पे जाके हम लोग उसका टेस्टिंग करा के रिजल्ट हम लोगों को मिल जाता है। देवभूमि में त्योहारों पर मिठाई की डिमांड खासी बढ़ जाती है, जिससे मिलावटखोरी की भी आशंका बढ़ जाती है। लिहाजा मिलावटखोरी के खिलाफ जागरूकता ही बचाव का असली समाधान फिलहाल नजर आता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए विशाल गर्ग की रिपोर्ट। और देहरादून के सिंचाई विभाग से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और बिना एनओसी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में काम कर रहे विभाग के कई इंजीनियर्स पर कार्रवाई हो सकती है। इंजीनियर्स को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल बिना एनओसी के ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में के लोग काम कर रहे थे। ऐसे में विभाग के कई इंजीनियर्स को नोटिस जारी किया गया है। इन पर अब कार्रवाई की तलवार भी लटक रही है। में जानकारी है, इसमें 6-7 लोग थे जिनको हमने लेटर भी लिखा था कि इनको कार्यमुक्त कर दिया जाए वहाँ से, और सचिव साहब ने भी उनको चेतावनी वगैरह जारी की हैं। लेकिन उसके जो भी कुछ मेरे संज्ञान में ऐसा भी है कि उनके जो PMGSY या ये कह लीजिए कि URRDA डिपार्टमेंट ने उनके लिए एनओसी की भी शायद मांग की है। तो वो एनओसी अभी मेरे संज्ञान में तो नहीं है कि जारी हुई है, लेकिन अभी वो वहीं पे कार्यरत है। इसकी पूरी जानकारी करेंगे कि किसकी वर्तमान में किसकी एनओसी है किसकी नहीं है, और फिर तदनुसार उस पर कार्रवाई भी करवाएंगे। और हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल अमित, ये बड़ा मामला जिसे न्यूज़ 18 ने उठाया कि एक डिपार्टमेंट के 7 बड़े इंजीनियर जो दूसरे डिपार्टमेंट में सर्विस दे रहे हैं वो भी बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के। तो ये इसमें अब जो सचिव है हरिचंद सेवाल, उन्होंने कहा है कि 7 इंजीनियर्स को नोटिस जारी किया जा रहा है और अगर वो इस पर जवाब नहीं दे पाते तो उन पर कार्रवाई होगी। और ये बात जो अभी हमने एक बाइट सुनाई, जो चीफ है जयपाल सिंह सिंचाई विभाग के, उनका कहना है कि उनके पास कोई एनओसी नहीं है। तो जब मेन डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के आप एम्प्लॉई, अगर उसके पास एनओसी नहीं है, उसको इस बात की जानकारी नहीं है, तो साफ है एक तरीके से बड़ा फ्रॉड है। एक तरीके से आप छिपते छिपाते नौकरी कर रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, सैलरी वहां से ले रहे हैं, और इसमें 7 बड़े इंजीनियरों को नोटिस जारी होने वाला है। अमित, न्यूज़ 18 की खबर के बाद। बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर में आज और कल हल्की बारिश के आसार हैं। बता दें कि उत्तराखंड में जुलाई में 552.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि सामान्य से 32% ज्यादा है। वहीं ऋषिकेश में अगस्त में हुई बारिश ने चेरापूंजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिलहाल अगले 7 दिन एक बार फिर से बारिश का अलर्ट कई जिलों के लिए जारी किया है। पिछले 4 दिनों से प्रदेश में बारिश नहीं हो रही थी, लोगों को राहत थी, लेकिन अब मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि आज और कल 2 दिन 7 जिलों में हल्की बारिश एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। इसमें देहरादून भी शामिल है, बागेश्वर, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, ये वो जिले रहेंगे जहां पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं आज और कल में। उसके बाद 1 और 2 तारीख के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि मौसम एक बार फिर से बदलेगा और प्रदेश में हल्की बौछारें कई जगह पर देखने को मिल सकती हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल।
और बात भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन की, जिस पर लोकसभा चुनाव का खुमार नजर आ रहा है। देहरादून में पीएम मोदी के नाम की राखियों की खासी डिमांड है और मोदी राखी सोशल मीडिया पर धमाल भी मचा रही है। रक्षाबंधन का पर्व इस बार 2 दिन मनाया जा रहा है और राखियों की भी स्पेशल वैरायटी मार्केट में मौजूद है। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की राखी तो खूब बिक रही है। चुनाव के सीजन में मोदी राखी की खासी डिमांड है। वहीं गणेश चतुर्थी करीब है तो गणेश जी के नाम से लेकर अन्य खूबसूरत राखियां भी मार्केट में मौजूद है। वहीं सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब से लेकर व्हाट्सएप के लोगो वाली राखियां भी इस बार खासी ट्रेंड में है, जिनकी कीमत 50 से लेकर 150 रुपए तक है। राखी की हमारे पास सबसे ज्यादा डिमांड थी, ई वाला है मोदी जी, आपका योगी जी की और चंद्रयान की सबसे ज्यादा डिमांड थी इस बार, जो कि आया नहीं था। खाली आने में क्या था, ई वाला आया था, फेसबुक था, व्हाट्सएप था, यूट्यूब, ये सब इस बार डिमांड थी। ब्रो ब्रदर लास्ट ईयर बहुत हमने सेल करा, इस ईयर जो सेल करा है हमने सबसे ज्यादा। राखी तो ज्यादा से ज्यादा ये है कि जो भाई को ज्यादा अच्छी लगे वो ही ली जाएगी। ये है कि मोदी जी की या चंद्रयान वाली वो भी बच्चों के लिए ढूंढ रहे हैं। इसी तरह की राखी या फिर राधा कृष्ण जी की, वो भी ज्यादा अच्छी लगती है बच्चों को। इसी तरह की है कार्टून में। त्योहारों पर चुनाव से लेकर सोशल मीडिया तक का असर साफ साफ नजर आ रहा है और लोग ऐसी राखियों को हाथों हाथ ले भी रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। किया कि सरकार ने इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यही नहीं, सरकार ने कंस्ट्रक्शन कंपनी से काम छीनकर सरकारी एजेंसी से कराने का फैसला किया है। हैरानी की बात तो यह है कि इस घटिया निर्माण में कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 50 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए। सरकार ने अब कंपनी पर जुर्माना लगा दिया है। घटिया निर्माण को लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को आज से 16 साल पहले मंजूर कराने वाले पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ ने भी निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मेडिकल कॉलेज की जो प्रशासनिक भवन है और जो छात्रावास हैं और आवासीय परिसर हैं, उन बिल्डिंग्स में कुछ इस रिपोर्ट में खामियां पाई गई हैं, जो इस बेसमेंट है, तो इसलिए इसको ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ होगा। क्योंकि भविष्य में जो ये कॉलेज होगा वो एक्सपेंड भी होगा, तो इसलिए नींव का मजबूत होना जरूरी है। तो नींव तक ही वो बिल्डिंग्स बनी थी, तो उसके बाद ध्वस्तीकरण आ गया है तो आगे कार्रवाई होगी। देखिए, मेरी मेडिकल कॉलेज के साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जबकि मुझे मेरी भावनाओं को बहुत बड़ी चोट पिछले दिनों में नामकरण को लेकर पहुंची। फिर भी मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। मैंने शिलान्यास कराया तिवाड़ी से, और विचलन से इसका मैंने कैबिनेट से तो नहीं हो पाया था, विचलन से मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के पास जो अधिकार होता है उससे उन्होंने पूरे कैबिनेट का जो अधिकार उनके पास, उससे ये स्वीकृति दी थी। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।